बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने आपको जो टॉपिक समझाना है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है और ये किन चीज़ों को डील करती है और किस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है। इस लेक्चर में जो है वो मैंने टोटली इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और प्लस हमने एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ज़रिए ओवरलैप करते हैं और फिर इनकी क्वांटम ट्रीटमेंट पढ़ दी हमने। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वाकई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जो है वो समझना है तो ये लेक्चर जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी तवज्जो के साथ जो है वो आपने सुनना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने ये चीज़ देखनी है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आखिर में डील किस किस चीज़ से करती है। सबसे पहला पॉइंट देखें, लिखा हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर एसोसिएटेड विद ऑल न्यूक्लियाई कंसर्न्ड, कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के, तो जब वो एक बॉन्ड बना लेते हैं तो वो सारे के सारे न्यूक्लियाई के साथ अटैच हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास दो एटम्स हैं। अब दो एटम्स हैं तो उनके वैलेंस शेल में सपोज करें कि एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो एटम्स हैं और उनके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लेना तो अब जो वो एक एक इलेक्ट्रॉन है जो कि पहले एक एटम से ताल्लुक़ रखता था, अब वो एक से नहीं बल्कि पूरे मॉलिक्यूल से ताल्लुक़ रखता है। यानी कि मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो असल में दो न्यूक्लियाई की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आते हैं। सेकंड पॉइंट देख लें, न्यूक्लियाई इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन in stable molecules and electron associated with all nuclei can be described by wave function, कि जितने भी न्यूक्लियाई हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से मुराद ये है कि जब एटम ने बॉन्ड बना लिया है और वो स्टेबल हो गया है, ठीक है, तो उस वक्त जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वेव फंक्शन से। अब वेव फंक्शन क्या है, ये जो श्रोडिंजर ने इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस कर जो है वो वेव फंक्शन एक इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, जो कि तमाम क्वांटम नंबर पर मुश्तमिल है और वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को जो है वो एक्सप्लेन करता है। क्योंकि वो यहाँ पे हमारा वेव फंक्शन जो है वो श्रोडिंजर का टॉपिक नहीं है, तो बस इतना काफ़ी है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम एक तरीका इख्तियार करते हैं वो हमारे पास एक वेव फंक्शन है। तीसरा पॉइंट देखें, एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन कंबाइंड स्टेट्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देती है। कब? जब एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, यानी कि जब एटम मिलकर आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं उस वक़्त उस मॉलिक्यूल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, कैसी होगी, क्या होगी, वो सारे का सारा जो है वो हमें कौन बताती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर मल्टी सेंटर और डी लोकलाइज्ड, यानी कि जब एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं उस वक़्त जो है वो जो ऑर्बिटल्स में मौजूद जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, दो एटम्स जब आपस में मिले उन्होंने मिलकर क्या बना दिया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड होगा, यानी कि वो दोनों एटमों का होगा। अब पहले एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो दोनों एटमों से ताल्लुक़ रखता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना हुआ है कि वो पहले एटम से ताल्लुक़ रखता है या दूसरे से, नहीं, बल्कि वो दोनों से ताल्लुक़ रखता होगा। तो इसलिए हम उसको क्या कह देंगे कि वो डीलोकलाइज्ड है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन एंड ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज़ यूजुअली फिल्ड विद 2 इलेक्ट्रॉन, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी जो है वो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। और जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जैसे कि हमने देखा ना पी में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमने उसको डिवाइड किया हुआ पी एक्स, पी वाई और पी जी में। और हमें ये मालूम है कि पी एक्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी वाई में भी 2 रह सकते हैं और पी जी में भी 2 रह सकते हैं। तो ये जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में लिया जाता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। छठा पॉइंट देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हमें जो है ना वो आगे एग्जांपल में हमें ये पॉइंट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें क्या क्या बताना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है, फिर स्टेबल मॉलिक्यूल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके वेव फंक्शन के बारे में बताना है, फिर हमें एनर्जी स्टेट के बारे में बताएगी ये, ठीक है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए होंगे। फिर हमें ये मल्टी सेंटर या डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और फिर हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करना है। और तीसरा जो लास्ट वाला पॉइंट है, LC
LCO लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब अजम्पशन इसकी कुछ, सबसे पहले इसकी अजम्पशन जो है वो एक्सप्लेन हम जो करेंगे यहाँ पे, तो उसे हम कहेंगे वेव फंक्शन, या हम उसे कह सकते हैं क्वांटम ट्रीटमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ईच इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन फाई, कि हर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक वेव फंक्शन दिया गया है जिसको हमने फाई से ज़ाहिर करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरा पॉइंट देखें, द वैल्यू ऑफ फाई इज सच दैट द वैल्यू ऑफ फाई स्केयर एट एनी पॉइंट प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द यूनिट वॉल्यूम अराउंड दैट पॉइंट। अब इस पॉइंट को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा कि सबसे पहले हमने काम किया कि इलेक्ट्रॉन को एक वेव फंक्शन दिया जिसको हमने कह दिया फाई। दूसरे पॉइंट में हम बता रहे हैं कि फाई इस तरीके से क्या है, ये वैल्यू है वेव फंक्शन की कि जब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम फाइंडिंग होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। कहने का मतलब देखें, फ़र्ज़ करें कि सबसे पहले हमारे पास जो एक एटम है उसका एरिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर एरिया में हमने इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, मतलब स्क्वायर लेकर जब हम फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। सपोज करें 2 एटम्स हैं, एक का एरिया 1 सेंटीमीटर, दूसरे का भी 1 सेंटीमीटर, दोनों आपस में मिल गए। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है आपको कि ये फाई स्क्वायर असल में है क्या चीज़, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना वो 2 सेंटीमीटर का बना। मतलब अब आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है 2 सेंटीमीटर में, लेकिन चूंकि इंट्रोडक्शन में हमने ये बात पढ़ी है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डीलोकलाइज्ड होते हैं, तो अगर हम उस 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 4। तो हमें 4 सेंटीमीटर एरिया में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है। अब तो 4 सेंटीमीटर एरिया में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, यानी कि हमने फाई जो वेव फंक्शन लेना है, अगर हम उसका स्क्वायर लेते हैं असल में हमने एक ज़्यादा एरिया सेलेक्ट करना है जहां पे हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकें। तीसरा पॉइंट देखें, द वेव फंक्शन आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल के आपस में मिलने से जो वेव फंक्शन बनते हैं उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पॉलीसेंट्रिक, सो इलेक्ट्रॉन मूव इन फील्ड ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। तो कहता है कि दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये पॉलीसेंट्रिक है। ये मैंने पहले अभी इंट्रोडक्शन में ये बात बताई थी कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल गए तो उन्होंने बना देना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसी भी एक एटम के अंडर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं होता, बल्कि वो जितने एटम्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उन सब से ताल्लुक़ रखता है। अब पहला यहाँ पे पॉइंट देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मतलब अगर एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल मिला है, 2 एटम है ना, तो उन दोनों का एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे 2, क्योंकि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इसी तरीके से अगर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रखने वाले एटम आपस में मिलते हैं, 2 एटम है, उन दोनों के 2-2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, तो 2 जमा 2 यानी कि 2 + 2 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास जो है वो मिलेंगे। दूसरा पॉइंट, ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ इट्स ऑन एनर्जी। हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अपनी एनर्जी है। भाई ये तो बिल्कुल जो है वो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s में आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। इसी तरीके से फिर 2s में जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल में लेवल्स होते हैं एनर्जी के, जिनको हम S1, S2, S2, P, 3s इस तरीके से कहते हैं, इसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, और हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल है वो उसका अपना खास होता है, स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट देखें अब, ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ डेफिनेट स्पिन +1/2 एंड -1/2। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी। कहने का मतलब ये है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनकी स्पिन जो है वो ऑपोजिट होगी। चौथा पॉइंट, द वेव इक्वेशन इज कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन नॉट बी यूज फॉर एग्जैक्ट सोल्यूशन एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन। जो वेव
इक्वेशन हम निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अगर हमने क्या करना है सिवाय हाइड्रोजन से मुराद ये है कि हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल वाले एटमों को हम बड़ी आसानी के साथ वेव इक्वेशन से एक्सप्लेन कर लेते हैं तो, लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो थोड़ी सी इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। पांचवा पॉइंट, इस पर्पज़ के लिए हमने क्या करना है, एक अप्रॉक्सीमेशन भी हमने इसमें सपोज कर दी होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कि व्हेन इलेक्ट्रॉन कम इन एरिया ऑफ वन न्यूक्लियस, फोर्स arising on it is due to the nucleus and its other electrons। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में आता है तो उस वक्त जो उस पर फोर्स एक्ट कर रही होगी वो दो वजह से होगी, एक तो न्यूक्लियस और दूसरा अदर इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब एक एटम का जो है इलेक्ट्रॉन जब दूसरे एटम के या न्यूक्लियाई के पास आता है तो उन दोनों एटमों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है। कैसे? देखिए, दो एटम आपस में आ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन के पास है तो रिपल्शन होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। इसी तरीके से दोनों जो है न्यूक्लियस अगर ज़्यादा करीब आ जाते हैं तो उनके दरमियान भी रिपल्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस को जो है वो अट्रैक्ट करेगा या एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। बोथ वेव इक्वेशन, छठा पॉइंट है, बोथ वेव इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन रिजेंबल दोज फॉर आइसोलेटेड एटम and molecular orbital consist of series of superposed self consistent। both equation जो हमें इक्वेशन मिलेंगी और इट्स सॉल्यूशन, और जो भी हम उनका आगे फिर सॉल्यूशन निकालेंगे भी हम आगे, तो जो हमें इक्वेशन मिलती है और उनका हम एक सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो एटम से भी जो है वो रिजेंबल करता है, मुशाबहत रखता है, मिलता जुलता है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भी मिलता जुलता है जिसको हमने सुपरपोज करना होता है। सातवां पॉइंट देखें, दिस प्रोसीजर इज नाउन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसे हम कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के जब हम वेव इक्वेशन को स्टडी कर रहे होंगे तो वो वेव इक्वेशन आइसोलेटेड एटम यानी कि एटम पर भी, एटम से भी मुशाबहत रखती होगी, एटम से भी रिलेटेड होगी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भी रिलेटेड होगी। greater the overlap of atomic orbital among themselves, more stable molecular orbital are obtained। कि जितनी ज़्यादा atomic orbital आपस में overlap करेंगे उतना ज़्यादा stable molecular orbital हमारे पास बनेगा। ठीक है, मतलब अगर overlapping ज़्यादा है और अच्छे तरीके से हुई है तो strong bond, अगर overlapping बस थोड़ी सी हुई है तो weak bond बनेगा। दूसरा पॉइंट, the energy of the molecular orbital is least when combining atomic orbital have equal or almost equal energy state। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपने समझना है कि एटम्स जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उस वक्त उनकी एनर्जी तो ज़्यादा होती है, लेकिन उनके मिलने से जो मॉलिक्यूल बन रहा है एटमों से उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि ये कंसीडर किया जाता है कि जितना जो एनर्जी कम होगी उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन जो है वो कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करेगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने ये बात जहन में रखनी होती है कि जब हम एटमों को आपस में मिलाते हैं तो एटमों की एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन जब उनसे उनके मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है उसकी एनर्जी उन एटमों की निस्बत कम होती है। तीसरा पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी विल नॉट बी एबल टू ओवरलैप with other atomic orbital and electron carried by them will be non bonding। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो बहुत कम एनर्जी वाले हैं, किससे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तो क्या होगा कि वो ओवरलैपिंग के काबिल नहीं होगा, तो इसलिए वो वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे और उनमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। चौथा पॉइंट देखें, फोर्थ, ईच मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन रिजेंबल टू डेफिनेट एनर्जी वैल्यू। हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है उसकी एक अपनी ख़ास एनर्जी होती है, मतलब वही कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी स्पेसिफिक होती है। द सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी, पांचवा पॉइंट है, द सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आफ्टर करेक्शन रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। कि जितने आपके पास जितने ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने हमारे पास बनेंगे, जब हमने उनको सम अप करना है, उनको ऐड करना है, तो उसके बाद हमारे पास जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की आएगी। ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल हमने बनाया तो उसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तादाद है 2, तो वो जो 2 नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं जब हम उनको प्लस करेंगे, उनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगी।
सबसे पहले हम एक फेमस एग्जांपल पढ़ते हैं जो कि है H2 मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम देखें तो पहले पॉइंट में देखें कि H2 इज़ अ डाइएटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, कि H2 जो है वो एक होमोन्यूक्लियर से मुराद है दो एक जैसे एटमों से जो मिलके बनता हो, यानी कि जिनके न्यूक्लियस आपस में मिलते जुलते हो। तो H2 एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है और इसे हम क्या कहते हैं, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, इन विच टू आइडेंटिकल एटम्स आर लिंक्ड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। आइडेंटिकल एक जैसे एटम, मतलब H2 में दो हाइड्रोजन है। तो दूसरा पॉइंट देखें, लेट राइट दीज एटम्स एज HA एंड HB, बोथ एटम हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन। हमने उन दोनों एटमों को, हमने एक को कह दिया HA है हाइड्रोजन, दूसरे को कह दिया HB है हाइड्रोजन। तो दोनों की जो दोनों में जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन है। लेट psi A is the wave function of HA and psi B is the wave function of HB। यानी कि जो हमने psi लिया है A के लिए जो होगा वो वेव फंक्शन psi A होगा और जो B के लिए होगा वो वेव फंक्शन psi B होगा। द इफेक्टिव ओवरलैप ऑफ वेव फंक्शन विल बी अकर्ड इफ। अब ओवरलैपिंग के लिए तीन कंडीशन है। सबसे पहली देखें कि ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी स्टेट, कि जो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनकी एनर्जी स्टेट आपस में इक्वल होनी चाहिए। दूसरी, ऑर्बिटल ओवरलैप टू कंसिडरेबल एक्सटेंट, के उनकी जो ओवरलैपिंग है इस हद तक हो कि वो स्टेबिलिटी की तरफ मालिक्यूल को लेकर जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना मालिक्यूल स्टेबल होगा। ऑर्बिटल हैव सेम सिमेट्री, उनकी सिमेट्री जो है, उनकी जो मतलब रोटेशन है वो आपस में बिल्कुल सेम होनी चाहिए। सिंस ऑल कंडीशन आर फुलफिल्ड बाय बोथ द हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ये सारी कंडीशन जो है वो हाइड्रोजन एटम फुलफिल कर रहे हैं, उनकी एनर्जी भी इक्वल है, उनकी जो ओवरलैपिंग है वो भी इफेक्टिव है और उनकी सिमेट्री भी सेम है, तो इसलिए H2 का जो बॉन्ड बनेगा। अब इसकी हम इसको जो है वो H2 के मालिक्यूल की वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे देखें कि द मालिक्यूलर वेव फंक्शन फाई इज ऑब्टेन बाय लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन। पीछे हमने सपोज किया है कि psi A और psi B दो एटम हमने लिए थे, ठीक है। तो उनके जो वेव फंक्शन थे A वाले एटम का हमने कह दिया था कि psi A है और B वाले का हमने वेव फंक्शन कह दिया psi B था। हेयर C इज कोफिशिएंट विच रिप्रेजेंट रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ psi A and psi B in the molecular orbital phi in the ratio of 1 square ratio C square, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो C है वो असल में कोफिशिएंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जो कंसंट्रेशन है psi A की कितनी है, कितना उसका जो है वो कंट्रीब्यूशन है H2 मॉलिक्यूल बनाने में, और psi B का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे पीछे हमने जो बताया था कि जब हमने साई लेना तो उसका स्क्वायर लेना होता है, ठीक है। तो ये देखें 1 स्क्वायर रेशो C स्क्वायर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि जब आपने वेव फंक्शन लेने हैं तो उनके आपने स्क्वायर ले लेने हैं ताकि आपके पास मैक्सिमम रीजन एरिया आ जाए जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकें। बोथ एटम आर आइडेंटिकल, so psi A and psi B must make equal contribution to molecular orbital। क्योंकि दोनों एटम सेम है तो psi A और psi B की जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इस केस में जो है वो हम स्क्वायर ले लेंगे C का, तो C का स्क्वायर लिया तो C अंडर रूट, और दूसरी तरफ जो है प्लस माइनस 1 आ गया तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, C इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अब जो ऊपर इक्वेशन है जहाँ पर ये C लिखा हुआ है, C की जगह एक बार हमने प्लस करके लगा दिया और दूसरी बार हमने माइनस करके लगा दिया, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बनेगी। अब हम इन दो इक्वेशंस को स्टडी करते हैं कि ये इक्वेशन हमें क्या बताती हैं। तो psi B क्या है, वेव फंक्शन है, और ये psi B इज इक्वल phi B इज इक्वल टू psi A 1s प्लस psi B 1s ये एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले इस इक्वेशन में हमें क्या पता चलता है, पहला ये पॉइंट देखे, कहता है इट डिस्क्राइब टू एटॉमिक ऑर्बिटल रीइंफोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियाई, कि पहला ये बताता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान है। दिस वेव फंक्शन डिस्क्राइब टू मालिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी, यानी कि ये डिस्क्राइब करती है एक मालिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या है, लो, विच इज कॉल्ड बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हमारे पास ये जो ऊपर phi B वाली इक्वेशन आती है, B से मुराद यहाँ पे बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल ही है, तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन हमें बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बताती है।
थर्ड पॉइंट देखें, द बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल कैन हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। तो जो मालिक्यूलर ऑर्बिटल है इनकी एक जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, दो इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी स्पिन क्या होगी, आपस में ऑपोजिट होगी। और जो 5b है, फोर्थ पॉइंट देखें, 5b रिप्रेजेंट बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा सिमेट्री फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। कि अगर हाइड्रोजन को हम लेते हैं तो 1s ऑर्बिटल है, उससे जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड है और वो एक जैसा है। तो इसलिए साई बी जो है ये बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज डिजाइनेटेड एज सिग्मा 1s, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिग्मा 1s। अब फाई ए वेव फंक्शन फाई ए इज इक्वल टू साई ए 1s माइनस साई बी 1s। अब ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, इट इज ऑब्टेन बाय सुपरपोजिंग साई ए एंड साई बी एटॉमिक वेव फंक्शन आफ्टर द साइन ऑफ द लेटर हैज़ बीन चेंज्ड। तो जो पीछे प्लस साइन था वहाँ पे हमने नेगेटिव लिया, तो एटॉमिक वेव फंक्शन जब हमने साइन जो है उसका चेंज किया उसके बाद हमें ये इक्वेशन मिलती है। अब रिजल्टिंग वेव फंक्शन रिजेंबल टू एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाई एनर्जी। तो ये चीज़ जाहिर कर रही है कि ये जो ऑर्बिटल हमारे पास ये फाई ए बना है ऑर्बिटल, मालिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हमने वेव फंक्शन जो है वो हमने लिया इसको, तो ये एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। और एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं। थर्ड पॉइंट देखें, दिस एक्सप्लेन्स अ कॉन्फ़िगरेशन वेयर बोथ इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम स्पिन। तो इसका मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन यहाँ पर सेम है, एंड वुड नॉट बी एबल टू फॉर्म अ बॉन्ड, और इस तरीके से फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। ये बात अंडरस्टूड रखें कि अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं और उन दोनों की स्पिन जो है वो सेम होगी तो फिर वो मतलब दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज जो है वो उनकी रोटेशन होगी, तो वो बॉन्ड स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा, अनस्टेबल होगा और बॉन्ड टूट जाएगा, और उसे हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल। फोर्थ पॉइंट देखें, साई ए रिप्रेजेंट मालिक्यूलर वेव फंक्शन क्रॉसपॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल। तो साई ए यहाँ पे यही चीज़ जाहिर कर रहा है एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल को, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि ये हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का तो 1s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है, तो इसलिए इसका जो है वो सिग्मा स्टार 1s रिप्रेजेंट करेगा। H2 मॉलिक्यूल orbital, linear combination of two atomic orbital results in the formation of two molecular orbital. One is called bonding molecular orbital and the other is called anti-bonding molecular orbital। कि जब atomic orbital दो हाइड्रोजन एटम के आपस में मिलते हैं तो उससे हमें दो molecular orbital मिलेंगे, एक की बॉन्डिंग, एक को कहेंगे हम बॉन्डिंग molecular orbital और इसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी, और दूसरे को हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग molecular orbital और उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। अब H2 मालिक्यूलर ऑर्बिटल देखें, मालिक्यूल के ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास एनर्जी को देखें, ये एरो से एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ऊपर को एनर्जी बढ़ रही है। तो एक ये रेड सर्कल प्लस ये ब्लैक सर्कल, ये दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों ने क्या किया, ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग के बाद अगर हम एडिशन करते हैं ओवरलैपिंग की तो हमारे पास जो है ये बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जिसको हमने क्या कह देना है, सिग्मा 1s। लेकिन ये चीज़ जाहिर कर रही है कि यहाँ पर ये एडिशन ऑफ ओवरलैपिंग एरिया में और बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल में ये चीज़ जाहिर कर रही है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उनकी ऑपोजिट स्पिन है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग है, जिसकी वजह से जो है वो एक मालिक्यूलर ऑर्बिटल बना जो कि स्टेबल है और यहाँ पे बॉन्ड बन गया है। लेकिन अगर सबट्रैक्शन होती है ओवरलैपिंग एरिया की, कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन बिल्कुल सेम होगी तो यहाँ पर देखें किसी किस्म का बॉन्ड नहीं बन रहा और ये एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा और इसको हमने सिग्मा स्टार 1s से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, p एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अब क्या है, तो नाउ कंसीडर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2px एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग x एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। के p ऑर्बिटल जो है वो असल में तीन ऑर्बिटल पर मुश्तमिल होता है, px, py और pz पे। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे किसकी, px की एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को। तो इन दिस केस बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन से हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन देखें, साई 5b इज इक्वल टू साई ए 2px प्लस
साई बी टू पी एक्स, तो ये टर्म्ड किसको ज़ाहिर करता है, ये सिग्मा सिमेट्री को ज़ाहिर करेगा, यानी कि सिग्मा बॉन्ड को ज़ाहिर करेगा। इसी तरीके से ये साई ए वाली देखे, फाई ए इज इक्वल टू साई ए टू पी एक्स माइनस साई बी टू पी एक्स, और इसको हम टर्म्ड किस तरीके करेंगे, सिग्मा स्टार से, यानी कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। तो अब हम इनकी ओवरलैपिंग ज़रा देखते हैं। ये अगेन एनर्जी का, ये एक ब्लू वाला और एक रेड वाला, ये दोनों पी एक्स ऑर्बिटल हैं। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये ओवरलैपिंग के बाद अगर इनकी एडिशन होती है तो फिर इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जिसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, और इसको हम कहेंगे सिग्मा टू पी एक्स। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन होती है ओवरलैपिंग की, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो है वो ओवरलैपिंग ठीक नहीं हुई, उनकी स्पिन बिल्कुल एक जैसी है, तो फिर हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, और ये सिग्मा स्टार टू पी एक्स को ज़ाहिर करेगा। तो ये पी एक्स ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है। तो अब हमने पी वाई और पी जी की बात करनी है। तो टू पी वाई and 2pz atomic orbital have parallel overlap and combine to form molecular orbital having a node on the internuclear x axis। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल बनेंगे वो एक नोड की शक्ल में बनेंगे, और ये जो है वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर होंगे। तो द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड आर सेड टू पोजेस सिग्मा सिमेट्री। तो इनकी सिग्मा सिमेट्री बनेगी, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो दूसरा पॉइंट, द नंबर ऑफ वेव फंक्शन आर ऑब्टेन बाय लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इनको भी हमने कंबाइन करके ही एक्सप्लेन करना है। अब इनकी जो इक्वेशन है टू पी वाई की देखें ज़रा पहले। तो फाई बी इज इक्वल टू साई ए टू पी वाई प्लस साई बी टू पी वाई टर्म्ड पाई वाई टू पी वाई। मतलब ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर पाई ऑर्बिटल के लिए, और नीचे वाली इक्वेशन जो है वो पाई स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखें, कहता है कि पाई वाई टू पी एंड पाई स्टार वाई टू पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिमिलर बट ओरिएंटेड थ्रू 90 डिग्री। दोनों में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब इसी तरीके से टू पी जी वाली भी इक्वेशन सेम इसी तरीके से बनेगी पाई और पाई स्टार वाली, तो जब ये वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, ये कोई भी है, मतलब हमारे पास कह लें कि टू पी वाई है, ये एनर्जी ऊपर को इंक्रीज़ हो रही, जब दोनों आपस में मिले तो ये इनकी ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से हुई। अगर एडिशन होती है तो फिर ये जो है इस तरीके से पाई बॉन्ड बनेगा। ये जो रेड लाइन दरमियान में दिख रही है ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। याद रहे कि जब भी एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद पाई बनता है। तो ये जो येलो कर्व दिखाई दे रही है ये पाई की है। तो पाई ऑर्बिटल इंतहाई डीलोकलाइज्ड होता है और पाई बॉन्ड भी डीलोकलाइज्ड होता है। तो ये अबव और बिलो हो सकता है सिग्मा बॉन्ड के, तो इसलिए ये इसके दो नोड्स ज़ाहिर करेंगे। लेकिन अगर सब्सट्रैक्शन होती है, अगर इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करते ठीक तरीके से, अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो बिल्कुल सेम होती है, तो फिर इस तरीके से कुछ ऑर्बिटल जो बनेंगे जिनको हमने क्या कह देना है कि ये पाई स्टार टू पी वाई एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और नीचे वाला कौन सा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इन ऑर्डर टू नो अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और एनर्जी स्टेट। तो अगर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो हमें ये ज़ाहरी तौर पे अच्छे तरीके से इस बात का आइडिया होना चाहिए कि एनर्जी स्टेट जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की क्या है। तो एनर्जी स्टेट कुछ इस तरीके से हैं, ये आपने ऑर्डर याद रखना है कि 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s, इसी तरीके से सिग्मा लेस देन सिग्मा 2s विच इज़ लेस देन सिग्मा स्टार 2s। मतलब ऊपर को एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो किस ऑर्बिटल की होगी, वो सिग्मा 2px की होगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपने याद रखना है। थैंक यू जी। होपफुली आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई होगी। और अगर आपको किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लाजमी तौर पे वो पॉइंट दोबारा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं जल्दी से जल्दी जो है वो आंसर दूंगा। जज़ाकल्लाह।